अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज गैसेस में से हम पढ़ेंगे जो टॉपिक उसका नाम है चार्ल्स लॉ। तो इस गैस लॉ में जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो था बॉयल्स लॉ, और अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ। तो बच्चों चार्ल्स लॉ, अब इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ में दो वेरिएबल होते हैं, तो अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ के अंदर भी दो वेरिएबल्स होते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लें। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो भी दो ही वेरिएबल हैं, बाकी जो और जितने भी टर्म्स हैं ना सारे वो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, एक वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। बाकी दुनिया के सारे जो टर्म्स हैं ना मेरे बच्चों वो कांस्टेंट होंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो उसमें बॉयल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के साथ। अब यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम इन्वर्स नहीं है, मगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वो भी बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस है ना बच्चों वो भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में होता है क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शन ख़त्म करके हम यहाँ पे कांस्टेंट के लिखते हैं, बाकी टेम्परेचर वही सेम। तो यहाँ पे जो के है इसे हम कहेंगे कांस्टेंट, या किन बुक्स में इसे चार्ल्स कांस्टेंट भी कहते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट मालूम करते हैं तो कांस्टेंट वही सेम रहेगा, टी इसके साथ मल्टीपल है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो वॉल्यूम के नीचे आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू वी वी अपान टी। तो के इज इक्वल टू वी अपान टी, ये एक रिलेशनशिप है जो शो करता है किसे, चार्ल्स लॉ को। इससे पहले हमने पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू के, वो रिलेशनशिप था बॉयल्स लॉ का, ठीक है, वो बॉयल्स लॉ को इंडिकेट कर रहा है। जब यहाँ पे के इज इक्वल टू वी अपान टी, ये किस लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज चार्ल्स लॉ। हमें पता है कि कांस्टेंट बराबर होता है कांस्टेंट के, तो के बराबर है किसके, वी अपान टी। ये भी के किसके बराबर है, वी अपान टी के। हाँ, अगर हम इसको इनिशियल और फाइनल के लिए एक्सप्लेन करें तो मेरे बच्चों ये वी वन अपान टी वन इज इक्वल टू वी टू अपान टी टू। अब ये फार्मूला बन गया चार्ल्स लॉ का, कि चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला है ना मेरे बच्चों वो हो गया फार्मूला इसका वी वन अपान टी वन इज इक्वल वी टू अपान टी टू। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा वी वन टी टू इट इज़ इक्वल वी टू टी वन। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इससे पहले जब मैंने आपको कहा कि बॉयल्स लॉ में दो वेरिएबल थे, एक था वॉल्यूम और दूसरा प्रेशर, तो जो भी वेरिएबल होंगे सिर्फ वही फार्मूले के अंदर होते हैं, कोई भी कांस्टेंट हम नहीं लिखते फार्मूला के अंदर। तो हमारे बुक में तो कहते हैं ना प्रेशर इज़ अ कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या, नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा जितने सारे टर्म्स हैं ना वो सारे कांस्टेंट होंगे। तो चार्ल्स लॉ में क्या है लिखा हुआ किताब में, एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, वो जो केल्विन में हम मोस्टली लिखते हैं। तो याद करें, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास को हम चेंज नहीं करेंगे, वो सारे टर्म्स सेम रहेंगे। जस्ट हम दो चीज़ों को चेक कर रहे हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है वॉल्यूम। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो हमने देखा कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़। तो याद करें जो भी वेरिएबल टर्म्स है ना किसी भी लॉ के, वो ही सिर्फ फार्मूले के अंदर होंगे, और इस फार्मूले में ना आपको प्रेशर नज़र आएगा, ना नंबर ऑफ मोल्स नज़र आएगा, ना कोई दूसरा टर्म नज़र आएगा। क्यों, कि जो वेरिएबल होंगे सिर्फ वही फार्मूले में होंगे। जब बाकी इसके अलावा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने पढ़ा है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो याद करो, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाए ना मेरे बच्चों, जब रिलेशनशिप डायरेक्ट हो इन भी दो क्वांटिटीज़ में, तो शेप ऑफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। मगर ये पॉइंट यहाँ पे याद करें कि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर टॉपिक में। तो फिलहाल हम ग्राफ को पढ़ रहे हैं कि व्हाट कैन बी द शेप ऑफ द ग्राफ इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। तो याद करो, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप आप देखो, अगर रिलेशनशिप है इनवर्स तो शेप होगा पैराबोलिक या कर्व्ड, अगर अपना रिलेशनशिप है डायरेक्ट तो क्या होगा, शेप ऑफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर इसके रिवर्स हम वॉल्यूम को प्लाट करें वन अपान टी के, जैसे मैंने वहाँ पे प्रेशर की जगह पे वन अपान पी लिखा था, तो बच्चों
यहाँ पे इसका शेप बन जाएगा कर्व्ड या पैराबोलिक, और ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो बात है बहुत इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ ये देखो कि किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप किस टाइप का है। अगर रिलेशनशिप है इनवर्स तो शेप ऑफ ग्राफ विल बी कर्व्ड, अगर रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो शेप ऑफ ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में स्ट्रेट लाइन है, जबकि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या था मेरे बच्चों, कर्व्ड था। तो ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब इसकी डेफिनेशन या कुछ अहम पॉइंट्स है वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फ्रेंच फिजिक्स था जेम्स चार्ल्स, जिसने 1783 में ये हमें गैस लॉज के बारे में चार्ल्स लॉ दिया था, और ये लॉ भी आइडियल गैस के लिए था, रियल गैसेस के लिए नहीं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature। वही बात कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमने हमने ये देखा ना कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया, अगर हमने टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हुआ, अगर हमने टेम्परेचर को हाफ़ कर दिया तो वॉल्यूम भी हाफ़ हो गया, मगर शर्त ये था कि और कोई टर्म्स हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किए थे, सारे कांस्टेंट थे इंक्लूडिंग प्रेशर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट। वही प्रोपोर्शनल ख़त्म करने के लिए जब हम कांस्टेंट लिखते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे ये इज इक्वल की सिंबल होगी, v इज इक्वल के टी। ठीक है बाबा, तो k इज अ कांस्टेंट जिसे हम चार्ल्स कांस्टेंट कहते हैं। जब k मालूम करते हैं तो t मल्टीपल इस तरफ आ गया, तो k इज इक्वल v अपॉन टी। तो k इज इक्वल टू v अपॉन टी, ये किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ल्स लॉ को। जबकि पी वी इज इक्वल टू के, ये बॉयस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, फॉर इनिशियल और फाइनल के लिए अगर हम इसको लिखें वी अपॉन टी को, तो ये हो जाएगा वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल वी टू अपॉन टी टू, और फाइनल जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमें फार्मूला मिल गया वी टू टी वन इज इक्वल वी वन टी टू। तो ये था चार्ल्स लॉ, और किस तरीके से हमने चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला ड्राइव किया, और इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इट वाज इनिशियली गिवन बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट जैक्यूस चार्ल्स था, वही सेम बात है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बात बिल्कुल वही सेम है, रिपीट हो रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड मास व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो याद करें, जब हमने सब चीज़ों को, प्रेशर को, नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखा कांस्टेंट, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गैसेस का, तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो हियर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल्स, अदर ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट। और जो वेरिएबल्स हैं सिर्फ वही होंगे फार्मूले में। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है, आप याद कर लो। इससे ये होगा कि आप बच्चों को आसानी होगी फार्मूले को याद करने में, कि जो वेरिएबल है सिर्फ वही लिखे होंगे फार्मूले में। जैसे बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो फार्मूला P1 V1 इज इक्वल P2 V2। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल है, तो फार्मूला होगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इन दिस इक्वेशन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, जबकि प्रेशर, मास, दुनिया के और सारे टर्म्स है वो कांस्टेंट है। ये भी वही सेम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, के इज इक्वल वी अपॉन टी वी वन अपॉन, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं डिटेल्स में। ये भी चार्ल्स लॉ का है, ये भी चार्ल्स लॉ का, और ये भी चार्ल्स लॉ का। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये कूल है, टेम्परेचर कम है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इनसाइड द बलून इज लो। फिर हमने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो देखो गैसेस एक्सपेंड हो गई। याद करो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो मालिक्यूल्स दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो एक्सपेंड हो जाती है। ऑन गिविंग टेम्परेचर द गैसेस एक्सपेंड, ऑन कूलिंग द गैसेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो टेम्परेचर हाई है तो एक्सपेंशन होगी गैसेस की, वॉल्यूम बढ़ गया। फिर जब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम। तो टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। जबकि बाहर का प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, मास सेम ही रह रहा है। ना ही हमने इसके अंदर कोई नए गैस मॉलिक्यूल्स ऐड किए, ना ही हम बाहर से इस प्रेशर को बलून को प्रेशर लगा रहे हैं या हम इसे प्रेस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, सारे टर्म्स कांस्टेंट है, सिर्फ हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया, फिर जब हमने इसी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। सेम केसेस हियर, ये 1 मोल ऑफ गैस बलून के अंदर डाल दी दोनों में, वही बलून हमने रखा आइस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको कूलिंग मिली,
कूलिंग मिलने से मालिक्यूल्स का करीब आ जाते हैं तो गैसेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब गैसेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। जबकि वही 1 मोल हमने यहाँ पे रखा बॉइल्ड वाटर में जिसका टेम्परेचर हाई था, तो टेम्परेचर बढ़ने से इन गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए कोलियन बढ़ गया। तो वॉल्यूम इनसाइड जो था ना वो भी बढ़ गया, क्योंकि जो है ना वो गैसेस एक्सपेंड हुई। तो बॉइलिंग वाटर में बलून एक्सपेंड हुआ मीन्स वॉल्यूम बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और बाय द सेम वे टेम्परेचर कम करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल आल्सो डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है। ये भी वही सेम है कि टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि शर्त यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, प्रेशर इज़ कांस्टेंट। ये सारी स्लाइड मैंने आप बच्चों के लिए बनाई है ताकि आप बच्चों को आसानी हो जाए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे तो उतना ही जल्दी इंशाल्लाह बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वही सेम है, टेम्परेचर 300 केल्विन है तो वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, डबल। मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर if temperature is doubled then volume will also be doubled. So according to Charles law, if temperature is doubled then volume of the gases will also be doubled. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में वही चीज़ के वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जब हमने प्लाट किया तो हमने देखा कि रिलेशनशिप है डायरेक्ट। तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वो भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए शेप ऑफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। मगर ये आप देखो यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये याद कर लें। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा दैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप बच्चों ने समझ लिया व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ एंड व्हाट इज़ चार्ल्स लॉ इन डिटेल। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा एब्सोल्यूट ज़ीरो, और जो थर्ड लॉ है दैट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। मेरे बच्चों, अगर आप बच्चों को बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज वीएन को। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।